हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और पेपर हम करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी BANCE 134। ये हमारा आज का पेपर होने वाला है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो तुम्हारे जून में पेपर होने वाले हैं ना, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे विद आंसर्स। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना जो रिपीट होते रहते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए पहला ही नोट देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, सारे क्वेश्चंस जितने भी 5 करोगे ना आप, उसके मार्क्स इक्वल हैं। चूज़ एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। और जितने भी वर्ड लिमिट है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट 400 वर्ड्स हैं, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर दिखा देती हूँ। आपके सेक्शन मिलेंगे A, B, 2 सेक्शन हैं, ठीक है। तो इन 2 सेक्शन में से आपको कम से कम हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्शन A में से आपने एक कर दिया कोई भी और फिर बाकी के 4 आपने B में से कर दिए, ऐसे नहीं करना है। ये सामने खुद ही बता रहे हैं कि जो है चूज एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम ईच सेक्शन। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, जो रिपीट होता है क्वेश्चन, वो है जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, रिपीट होता है और ये आता ही है, तो तुम्हें मिलेगा एग्ज़ाम में जाओगे जब, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे कि व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया। कि जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है बेसिकली, ठीक है। इसकी परिभाषा बतानी है आपने, और इसके साथ साथ आपको इसमें आधा क्वेश्चन तो ये यहाँ तक हो जाएगा। आधा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया। जो प्री हिस्ट्री था ना इंडिया का, उसमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो विकास कह सकते हो, ठीक है, इतिहास और उसका क्या विकास था प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो एज ऑलवेज यहाँ पर सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, मतलब थोड़ी सी भूमिका ज़रूर लिखा करो। उससे क्या होता है ना कि आप 4-5 लाइन इंट्रोडक्शन की लिख दोगे तो जो रीडर होंगे, जो आपके पेपर चेक कर रहे होंगे ना, उनको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि आप अच्छा खासा पढ़ के आए हो और आपको आंसर पता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इमेज बनाने की भी एक अच्छी कोशिश होती है। चलिए इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा आप बता देंगे व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्या, पास्ट ह्यूमन कल्चर, ठीक है, एंड सोसाइटीज थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स। मतलब जो पुरातात्विक विज्ञान है ना, मानव विज्ञान है, ये भौतिक अवशेषों के विश्लेषण करते हैं, और उन विश्लेषण के माध्यम से ही जो अतीत की चीज़ें होती हैं, अतीत की जो मानव संस्कृतियाँ होती हैं उनका, और समाज होते हैं, समाजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। यही होती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। चलो मैं आपको ना इसमें हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ, सो दैट अगर हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वो भी इसको थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है पुरातात्विक मानव विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो ये मेन तो क्या होता है ना कि जो अतीत का मानव शास्त्र होता है, जिसको बोलते हैं ना अतीत का मानव शास्त्र, ठीक है। जो अतीत की जितनी भी सभ्यताएं होती हैं, कलाकृतियाँ होती हैं, और जितने भी अवशेष रह जाते हैं ना, उनके अध्ययन के माध्यम से ही हम जो पुरातात्विक और प्रागैतिहासिक काल से हम क्या करते हैं, मानव व्यवहार, मानव संस्कृति, मानव व्यवहार और जो समाज है उनको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में क्या होता है ना कि जो प्रागैतिहासिक काल जो रहा है हमारा, उसका विकास जो है वो पुरातात्विक खोजों और भौतिक संस्कृति, ठीक है, भौतिक संस्कृति, इसकी एक तरह से हम व्याख्या तो करते ही हैं। उसके साथ साथ जिसमें पुरापाषाण काल भी आ जाता है, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये जो तीनों काल आते हैं, ठीक है। ये एंशिएंट इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब अब
ये जो एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप इन तीनों कालों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जितने भी काल हैं, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो जितने भी प्रमुख कालखंड रहे हैं उनमें सबसे जो प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में जो हमारा एक आइडिया बनता, हमारी एक इमेज बनती है, ठीक है। जैसे आपने वो पढ़े थे ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम में, तो उस टाइम की जो एक इमेज बनती है, हम इतना ही तो जानते हैं ना। जब हम भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं इतिहास को, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भारत का इतिहास था उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह का समाज था, किस तरह के लोग हुआ करते थे, क्या उनका रहन सहन था। ये मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ के आ चुके हो। तो यहाँ से हमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक तरह से इंट्रोडक्शन बन जाती है, कि हमें हमारे समझने के लिए काफ़ी हो जाती हैं ये चीज़ें, ठीक। तो बेसिकली हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हम परिभाषा जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो मानव विज्ञान है, मानव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है या एक ऐसा पार्ट ऑफ है कि जो पिछले समाजों द्वारा, मतलब जो पिछले ये जो समाज थे, इनके द्वारा जो अवशेष रह गए थे या इनके जो अवशेष रह गए हैं, और उनकी जांच करके और जो पिछले मानव जीवन और संस्कृतियों का एक तरह से पुनर्निर्माण करना, ये हमारा है पुरातात्विक मानव विज्ञान। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो मानव विज्ञान जो है वो एक इस तरह की शाखा है कि जो सभ्यता छूट चुकी है या जो समाज पहले छूट चुका है पीछे, ठीक है, उनके जो अवशेष बच गए हैं, उन अवशेषों की जांच करके या उनके बारे में उन अवशेषों की जांच करके उनकी एनालिसिस करके, ठीक है, जो चीज़ें हमें पता चलती हैं, जो समझ हमारी बनती है समाज के बारे में और मानव विज्ञान के बारे में, उसके साथ साथ हम जो है एक नई संस्कृति और एक नए जीवन का क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, विधियाँ क्या क्या होती हैं इसमें, किन किन विधियों से हम लोग जांच कर सकते हैं? तो देखो, या फिर आप इसमें आप ये तरीके भी बोल सकते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम इन जांचों का पता कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं। तो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजी है, वो एक तो मानव व्यवहार का जो अतीत है या फिर अतीत के जो मानव व्यवहार है उसको समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। एक तो कलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है, कलाकृतियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, मुझे पता है आपको लोग जल्दी समझ भी जाएंगे इसको। और जितनी भी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनका उत्खनन और विशेषण, उन चीज़ों का विश्लेषण और इन सब की क्या करते हैं? व्याख्या की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विधियाँ, जिसमें कलाकृतियाँ शामिल है, मिट्टी शामिल है। हम इन चीज़ों का क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इन चीज़ों का वो इनका अध्ययन करते हैं। फिर आता है कि इसका जो दायरा है या ये कहाँ तक फैली हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो हम जब अतीत के बारे में पढ़ते हैं, जब मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन तो इसमें किया ही जाता है, जिसमें प्रौद्योगिकी हो गया, सामाजिक संगठन क्या था उनका जीवन निर्वाह की क्या रणनीतियाँ थी, किस तरह से वो लोग जीवन जीते थे और उनके क्या विश्वास थे। विश्वास मतलब किस चीज़ की पूजा करते थे, क्या बिलीफ थे उन लोगों के। ये सारे के सारे जो भी है ना, ये सभी भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। भौतिक साक्ष्य क्या होते हैं? जो भौतिक बात से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हमें ये हमारा क्वेश्चन हो गया आधा, यहाँ पर हो गया। अब हम बात करेंगे भारत में जो प्रागैतिहासिक इतिहास के विकास का वर्णन करना है हमने अभी, ठीक है। तो विकास के लिए हमें क्या करना है? हम बनाएंगे अपने पॉइंट्स, ठीक है। तो हेडिंग हमारा यही रहेगा, भारत में प्रागैतिक इतिहास के विकास का वर्णन, ठीक है। इसको लिखने के बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा प्रारंभिक खोजें। प्रारंभिक खोजें, ठीक है, जो खोज करी गई थी स्टार्टिंग में। तो भारत में जितने भी प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी जड़ें हैं, ठीक है, वो किस चीज़ की खोज में हम लोग इतना हम उसको क्यों महत्व दे रहे हैं? वो इसलिए कि जितने भी विलुप्त पशुओं के जो जीवाश्म होते हैं, विलुप्त पशु लिख देती हूँ मैं, जो पशु ख़त्म हो गए हैं, जो नस्लें ख़त्म हो गई हैं, उनके क्या होते हैं? अवशेष। गॉट इट। इसके साथ साथ उस टाइम जो क्या क्या होते थे? पत्थर के औजार होते थे,
और पत्थरों की अन्य जो कलाकृतियाँ होती थी, कुछ खिलौने होते थे, है ना, खिलौने होते थे, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। और इन चीज़ों की तो खोज में देखा ही जा सकता है। और इससे होता क्या है कि आरंभिक जो मानव जीवन था उसका इतिहास और उनके जीवन के विकास को समझने में हमें मदद मिलती है। किस चीज़ से मिलती है? जो खोज की गई हैं, ठीक है। तो ये जो हम अभी जो विकास का जो हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हमें प्रारंभिक खोजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो पशु हो गए, उनके अवशेष हो गए, जो पत्थर से बने हुए औजार थे, और जितने भी जीवाश्म मिले हैं उनके अवशेष जितने भी मिले हैं उसके ये एक उनकी खोज के बारे में एक तो देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ ही जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं ना, तो हमारी समझ का दायरा जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ओके, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपना। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप जितनी भी प्रमुख अवधियाँ रही हैं, प्रमुख काल लिख सकते हैं आप लोग। काल मतलब जिस टाइम में जो अगर कुछ नई खोज हुई थी या किसी पर्टिकुलर काल में कुछ नया किसी चीज़ों का विश्लेषण किया गया था, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो प्रमुख अवधियों में तो सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले आएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में बताएंगे हम। दूसरा चलिए पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। पुरापाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो उस टाइम मेन क्या चीज़ें होती थी? पत्थर के औजार यूज़ किए जाते थे, याद है ना इतना। पत्थर के औजारों के उपयोग और जो प्रारंभिक मानव बस्तियाँ थी उनके जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उसके आधार पर जो नई खोजें करी गई थी, जो प्रारंभिक खोजों में ये भी शामिल है एक तो इस चीज़ की ये विशेषता हो गई। दूसरा जो आता है आपका पॉइंट वो होगा आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो जितने भी उसमें मध्यपाषाण काल की क्या विशेषता थी कि छोटे पत्थर के औजार, ठीक है, छोटे पत्थर के औजारों का यूज़ किया जाता था। और इसके साथ साथ जब माइक्रोलिथिस एक वर्ड होता है, माइक्रोलिथिस विकास और प्रारंभिक जो पशुपालन था, इस टाइम में एक तो छोटे पत्थरों के औजार यूज़ किए जाते थे, ये पता चला था। और दूसरा मध्यपाषाण काल में ये पता चला था कि लोग पशुपालन भी करते थे, ठीक है। इन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। थर्ड आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की क्या खास विशेषता थी कि ये जो काल था ये सबसे इम्पोर्टेंट काल था, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें शुरू हो गई थी? कृषि का विकास हो गया था, स्थायी जीवन हो गया था। स्थायी जीवन का मतलब होता है कि लोग घर बनाकर रहने लगे थे। और जो मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे ना, वो उनको पकाकर उनको और मजबूत करके यूज़ करना, मतलब ये खोज में पाया गया है। और जो मानव अनुकूलन और जितने भी सामाजिक संगठन में एक तो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो एक बदलाव आ गया था, या फिर समाज में बदलाव आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। अब जैसे आप बात करेंगे कि जो इतिहास है, इतिहास तो हम ये बता सकते हैं कि इतिहास में क्या रहा है चीज़ें। इतिहास की चीज़ें हम ये बताएंगे, सिंधु हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम में क्या जांच हुई, क्या क्या पुनर्निर्माण हुआ, और कौन कौन सी विधियों के माध्यम से जो है इन चीज़ों का पता लगाया गया, ठीक है। उसमें दायरा भी आ जाएगा, उसमें विश्वास आ जाएगा, फिर प्रारंभिक खोजें आ जाएगी। हम इतिहास की बात करेंगे ना, तो प्रारंभिक खोजें क्या क्या थी? विलुप्त पशुओं के अवशेष हो गए, ठीक है, ये पता चला था। खिलौने, औजार, ये जितनी भी चीज़ें थी, इन चीज़ों की खोज हुई थी। इसके बाद जो प्रमुख काल रहे हैं हमारे मेन पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल, ये हमारा विकास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विकास। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्व में उत्खनन के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करना। उत्खनन क्या होता है? खोजबीन, ठीक है, खुदाई करना, उसको बोलते हैं उत्खनन। तो पुरातत्व में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आर्कियोलॉजी में जो उत्खनन होता है, मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको, इंग्लिश के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यस, देखो, ब्रीफली एग्जामिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन इन आर्कियोलॉजी, कि जो आर्कियोलॉजी में जो उत्खनन होता है उसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं इसमें,
बताना है, तुम्हें बताना है। तो पुरातत्व की हम बात कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे उत्खनन करते हैं, मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट होता है ना, वो कैसे कैसे खुदाई करके उन अवशेषों को निकालते हैं और कैसे उनकी जांच करते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ कौन से युग की है, कौन से काल की है, नवपाषाण, मध्यकाल। तो फटाफट ये चीज़ हम बात करने वाले हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पुरातत्व में उत्खनन के ना अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य जो हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं पॉइंट वाइज लिख दूँगी, ठीक है। तो जो परीक्षण होता है ना, जो उत्खनन होता है, परीक्षण उत्खनन जो छोटे क्षेत्रों की तो जांच करता है, ठीक है। एक तो छोटे जितने भी क्षेत्र होते हैं ना, उनकी क्या करता है, जांच करता है। ये तो काम होता है ना आर्कियोलॉजिस्ट का। जबकि जो खुले क्षेत्र का उत्खनन होता है ना, वो बड़े क्षेत्रों को उजागर करता है। तो अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं अभी पॉइंट वाइज लिख दूँगी सारे के सारे, फिर उनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, ये मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उत्खनन का उद्देश्य क्या होता है। देखो, उत्खनन का या फिर जो खोज करते हैं ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अतीत के लोगों का और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उत्खनन में जितने भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो कलाकृतियाँ हों या फिर जो भी संरचनाएं मिलती हैं, और अवशेषों का जो अध्ययन करके जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, वो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और हमें या फिर किसी भी संस्कृति को या किसी भी देश को अपनी संस्कृति का या फिर अपने इतिहास का पता चलता है। तो ये एक उद्देश्य हो गया, ये थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पॉइंट बनेगा वो है परीक्षण उत्खनन, मतलब टेस्ट पिट्स और ट्रेंच। ये जो उत्खनन होता है ना किसी बड़े क्षेत्र में, विस्तृत उत्खनन से पहले क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का जो पुरातात्विक संभव, जहाँ पर एक किसी भी ये कह सकते हो कि पुरातात्विक खोज के लिए अगर मान लीजिए कोई संभावना पता चलती है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ खोज की जा सकती है, या जैसे कि लोथल हो गया, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हड़प्पा हो गया, मैंने पहले बताया, सिंधु सभ्यता का जितना भी एरिया है। तो ये जब चीज़ों का पता चलता है ना कि कहाँ पर कुछ हमें पुरातात्विक मिल सकता है, तो उसके लिए जो परीक्षण उत्खनन किया जाता है। तो एक छोटा सा गड्ढा, या फिर इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है ना कि एक छोटा सा कोई गड्ढा बना लिया या कोई खाई खोद कर इसकी स्टार्टिंग की जाती है। तो ये जो गड्ढा वगैरह खोद लिया या फिर खाई खोदने से इतना पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर एरिया है उसके क्षेत्र में जो पुरातात्विक कोई अवशेष हैं या नहीं है, और यदि नहीं है यदि है तो उसकी मात्रा क्या है और किस तरह से उन चीज़ों को ढूंढा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है खुले क्षेत्र का उत्खनन, मतलब ओपन एरिया एक्सकेवेशन हो गया। तो ये जो उत्खनन होता है ना, ये बड़े क्षेत्रों को उजागर करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना खुला क्षेत्र तो बड़ा ही होगा, जैसे एक पूरा घर या फिर एक पूरा गांव हो गया। तो ये उत्खनन तब किए जाते हैं जब पुरातात्विक स्थल के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। पहले से कोई जानकारी प्राप्त होगी तभी तो इतने बड़े लेवल पर कुछ जो उत्खनन का काम शुरू किया जा सकता है ना। और ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उस क्षेत्र में पर्टिकुलर जो एरिया है वो उस मतलब वहाँ की एक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में भी पता होना ज़रूरी है कि कहीं कोई, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ कुछ पता ही नहीं चलता और कब बारिश हो जाती है। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खाई उत्खनन या फिर ट्रेंच एक्सकेवेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये उत्खनन जो है, एक तो लंबा, जितने भी लंबे होते हैं ना, खाइयाँ कैसी होती है, लंबी होती हैं, संकीर्ण होती हैं, ठीक है। तो संकीर्ण, लंबे, इस तरह के क्षेत्रों को उजागर करता है। जैसे सड़क हो गई, सड़क लंबी होती है, सड़कें हो गई, दीवार हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाला जो खाई उत्खनन है, ये तभी किया जाता है जब पुरातात्विक स्थल में कुछ विशेष संरचनाओं का पता लगाना हो। विशेष संरचनाओं का पता लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पुरातात्विक जगह है जहाँ पर सड़कों का कुछ पता चलता है कि यहाँ पर कभी सड़कें रही होंगी। तो अगर मान लीजिए किसी संस्कृति में या किसी सभ्यता में सड़कों का पता चल रहा है, सड़कें तो एक मॉडर्नाइजेशन का एक तरह से एक रूप माना जाता है ना, कि तभी तो अगर सड़कें हैं, दीवारें हैं और इस तरह की अगर चीज़ें किसी सभ्यता में पता चल रहा है तो इससे वहाँ के लोगों का जीवन यापन, वहाँ की संस्कृति का पता चलता है। दूसरा है आपका स्ट्रैटिग्राफिक एक्सकेवेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस उत्खनन से
जितने जो परतें होती हैं, जब कोई भी उत्खनन किया जाता है ना तो परत वाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो परतों को सावधानी से हटाने पर मतलब इनका ध्यान ज़्यादा रहता है, ताकि जो भी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर काल की कोई खोजबीन की जा रही है, तो परतों को ध्यान से अगर हटाएंगे तो वो जो काल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो डेट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को समझने के लिए ही जो ये आपकी स्ट्रेटिग्राफिक एक्सकवेशन है, इन चीज़ों के बारे में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा है ये फ्लोटेशन या फिर तैरने की क्रिया। ये एक ऐसी क्रिया है जो पानी की सतह पर ना जो मलबा होता है, मलबे को पारित करके और डूबने वाले मलबे से जो तैरने वाले अवशेषों को अलग करके काम करती है। मतलब ये कि जो पानी में पड़े हुए अवशेष होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी याद है ना, उसके जो अवशेष थे, डूबे हुए अवशेष थे, उनको खोजबीन करके ही पता चला था कि टाइटैनिक नाम का कोई जहाज़ भी था। तो ये इनका काम ही होता है। और विशेष रूप से जैसे बीज हो गया या छोटी हड्डियाँ हो गई, और जैसे जो कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो जो एनवायरमेंटल डेटा होता है, उसके लिए उनको इकट्ठा करने के लिए जो फ्लोटेशन है या तैरने की क्रिया है, इसका उपयुक्त यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लिख देना थोड़ा सा निष्कर्ष लास्ट में, और ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरातत्व में सापेक्ष काल निर्धारण की विभिन्न विधियों पर संक्षेप में टिप्पणी करें, ठीक है। पुरातत्व में जितने भी जो विधियां थी किसी भी काल निर्धारण की, ठीक है, डेट पता करने की कि कौन सी चीज़ किस टाइम में हुई थी, तो उस चीज़ के निर्धारण के लिए कौन कौन सी विधियां थी, क्या क्या तरीके होते थे, उस पर यहाँ पर टिप्पणी करनी है। मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि टाइम बच जाए, और वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये पॉइंट्स हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है इसके बारे में कि जो काल निर्धारण क्या होता है। तो पुरातत्व में आप ये लिख देंगे कि पुरातत्व में सापेक्ष काल निर्धारण एक ऐसी विधि है जिससे वस्तुओं और घटनाओं, ठीक है, के बीच संबंध स्थापित किया जाता है बिना उसकी सटीक आयु जाने। मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी विधि है जहाँ पर जो घटनाएं हैं, वस्तुएं और घटनाएं जो भी घटित हुई हैं, उनके बीच ना एक तरह का रिलेशन स्थापित कर दिया जाता है बिना ये जाने कि इन दोनों के बीच का डेट क्या था, कौन सा काल था, कौन सा समय था, कौन सा ईयर था, ठीक है। ये सब जाने, सटीक आयु जाने, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स डेट कि क्या थी, कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किस डेट में उसकी खोज हुई थी, कोई घटना हुई तो वो पर्टिकुलर एज में हुई, तो वो डेट तो पता ही नहीं है ना। तो उन डेट्स के जाने बिना ही इन दोनों में एक रिलेशन बना देना, ये होता है जो जिसको हम बोलते हैं पुरातत्व में सापेक्ष काल निर्धारण, ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको। ये जो हम बात कर रहे हैं काल निर्धारण की, ये भी बताता है कि एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु से पुरानी है या नहीं है, लेकिन ये उनके सटीक कोई भी डेट या टाइम का निर्धारण नहीं करता, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले है स्तर मिति या स्ट्रेटिग्राफी। ये एक ऐसी विधि होती है जो तलछट होते हैं, समुद्री तलछट होते हैं ना, उसकी परतों का अध्ययन करता है, ठीक है। उसके साथ साथ वस्तुएं, घटनाएं, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो क्रम था, इन घटनाओं का जो क्रम था वो निर्धारण करता है। जहाँ जैसे नीचे की जो पुरानी परतें होती हैं और ऊपर की परतें नई हो जाती है, तो एक तरह से इन चीज़ों को ये बताना होता है, क्योंकि तलछट के बारे में बात हो रही है, तो जो तलछट तो नीचे होता है, जैसे समुद्री तलछट होता है, तो जो परतें हैं उनके बारे में खोजबीन करना है, या वस्तुएं हो गई या कोई घटनाएं हो गई, तो उनका क्या निर्धारण रहा, क्या काल निर्धारण, क्या डेट थी, कौन सा वर्ष था, उन चीज़ों के बारे में बताता है। दूसरा है शैली वर्गीकरण या फिर टाइपोलॉजी। ये विधि जो है ये वस्तुओं का रूप और प्रकार के आधार पर उनका वर्गीकरण करता है। रूप और आकार, कोई चीज़ दिखने में कैसी है, उसका साइज़ क्या है, और उनकी आयु, ठीक है, इन चीज़ों का निर्धारण करती है टाइपोलॉजी।
ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो वस्तुएं होती हैं उनका रूप और उनका आकार, ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, तो इसलिए टाइपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फिर है सीरिएशन। सीरिएशन क्या होता है? ये एक ऐसी विधि होती है जो एक ही संस्कृति से संबंधित ठीक है, क्या चीज़? वस्तुएं, और एक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करती है। मतलब एक ऐसी विधि होती है जो एक संस्कृति से संबंधित जो वस्तुएं होती है ना, उनके कालानुक्रम को या फिर उस संस्कृति को एक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करती है, जहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं उनमें एक जो बदलाव की गति होती है ना, और आवृत्ति को, एक तो बदलाव की गति और आवृत्ति, इनको ध्यान में रख के ये विधि का यूज़ किया जाता है। फिर है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अभिलेखों का अध्ययन। ये विधि क्या होता है? इसके ज़रिए आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज़ होते हैं, दस्तावेज़ों में कौन कौन से होते हैं? लेख हो गए, शिलालेख हो गए, ठीक है, और जितने भी अभिलेख होते हैं, हिस्ट्री वाले बच्चों को सब पता है इनके बारे में। इनका अध्ययन करके वस्तुएं और घटनाएं, उस टाइम में इन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद भी जो वस्तुएं रही, ठीक है, वस्तुएं और घटनाएं जो भी उस टाइम घटी थी, जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं की आयु का क्या करते? निर्धारण करती हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि जो सापेक्ष काल का निर्धारण है ना, वो निरपेक्ष काल निर्धारण की तुलना में थोड़ा सा कम सटीक होता है। निरपेक्ष काल में क्या होता है कि जो काल निर्धारण वस्तुओं की जो एक आयु होती है ना, वो सटीक होती है। उसके लिए जो आपकी जो कार्बन 14 विधि का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग हो गया, रेडियोधर्मी डेटिंग, या फिर अलग अलग जितनी भी अन्य वैज्ञानिक विधियाँ हैं उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अब यहाँ पर, नवपाषाण मध्यपाषाण कालीन संस्कृतियों के पाषाण उपकरणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप आराम से अपनी बुक में से कर सकते हो। जो आपकी 12th की बुक है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नवपाषाण काल के बारे में बताना है और मध्यपाषाण कालीन जो संस्कृति थी, ठीक है, इन दोनों कालों में जो संस्कृति थी उसमें जो पाषाण उपकरणों का वर्णन करना है। मतलब जो पत्थर के औजार थे ना उस टाइम, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, आप आराम से कर लोगे, आई नो। अभी हम जो करने वाले हैं वो 7वां क्वेश्चन है, मानव विकास में पुरातात्विक स्थल दमनिशी के महत्व का वर्णन कीजिए। मानव विकास के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है दमनिशी। इसके बारे में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये आर्कोलॉजी में दमनिशी की इम्पोर्टेंस क्यों है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दमनिशी है क्या। जॉर्जिया में दमनिशी जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो मानव विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया कहाँ पर है? ये जॉर्जिया में है, ठीक है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो स्थल है ना, ये अफ्रीका से बाहर जितने भी प्री हिस्टोरिकल जो मानव था उसका सबसे जो पुराना है वो एक तरह से एविडेंस या फिर साक्ष्य प्रदान करता है ये स्थल दमनिशी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये अफ्रीका के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ये जो है, ये जितने भी जीवाश्म थे ना उस टाइम, वो उनके बारे में जो बात करी जा रही है तो उनका टाइम भी बता देता है 1.75 मिलियन वर्ष, ठीक है, पुराने होते हैं। और इनमें जो होमो का जो एक तरह से प्रारंभिक रूप भी दिखाया जाता है, होमो जो कल्चर था उसका एक प्रारंभिक रूप दिखा देता है, जो पूर्वी अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले जैसे होमो इरेक्ट्स, ठीक है, उनके प्रकट होने से पहले जो यूरेशिया में रहता था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो खोज थी ना, ये प्रारंभिक अफ्रीका से बाहर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये वर्ड याद रखना, अफ्रीका से बाहर, ठीक है, इसको ज़रूर लिखना। इस सिद्धांत को चुनौती देता है और साथ साथ ये कहीं ना कहीं ये सजेशन देता है कि जो प्रारंभिक होमो प्रजाति थी, है ना, वो पहले की अपेक्षा
जो यूरेशिया है वहाँ पर ज़्यादा फैल गई थी। होमो प्रजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दमनशी का क्या महत्व है और उसका क्या योगदान रहा है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यस, फर्स्ट मैं पॉइंट वाइज लिखूँगी, इजी रहेगा। हाँ जी, मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो हम जो दमनशी के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे प्रारंभिक मानव प्रसार के साक्ष्य। मतलब जो साक्ष्य मिले ना, प्रारंभिक मानव का जो प्रसार था, जो जीवन यापन था, जो संस्कृति थी, उसके जो साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्थल है दमनशी, ठीक है, दमनशी जो स्थल है इसमें ये दर्शाया गया है कि जो होमो प्रजातियां हैं ना, वो पहले से कहीं अधिक जो यूरेशिया में मौजूद थी, अफ्रीका से पहले वो यूरेशिया में मौजूद थी। और इस धारणा को भी मतलब एक तरह से ना चुनौती देता है कि होमो की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में हुई थी। मतलब ये है कि जो प्रारंभिक मानव प्रसार हुआ था ना अफ्रीका में, उसमें पहले ये माना जाता था कि जो होमो प्रजातियां हैं वो अफ्रीका में ही पाई जाती थी। लेकिन जब ये साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में, तब ये चीज़ उजागर हुई है कि अफ्रीका से पहले ही जो होमो प्रजाति जो है ये यूरेशिया में ऑलरेडी इसका प्रसार हो चुका था। तो ये इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। दूसरा, अभी मैं आपको थोड़ा सा इतना डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोग ना इसमें अपना भी ऐड कर लेना, पढ़ के तो जाओगे ना। सेकंड पॉइंट हमारा, सबसे पुराने जो होमिनियन जीवाश्म हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस यहाँ पर जो जॉर्जिया में जो ये जगह है दमनशी, इस स्थल पर जो मानव जीवाश्म पाए गए हैं ना, मानव जीवाश्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या मिला है, खोपड़ियाँ मिली हैं, खोपड़ियाँ हो गई। ठीक है, मानव जीवाश्म में यही तो होते हैं ना, खोपड़ियाँ हो गई, कंकाल हो गए, कंकाल। ठीक है, ये सारी शामिल है, हड्डियाँ हो गई। तो यूरेशिया में जो निवास करने वाली जो प्रारंभिक होमो प्रजातियाँ थी उसके बारे में इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके ज़रिए? वहाँ पर मिलने वाली खोपड़ियाँ, कंकाल, हड्डियाँ, इनके बारे में। ठीक है, फिर होमो विविधता को समझना, इसके महत्व में एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि होमो विविधता, जो होमो प्रजाति में जो अलग अलग विविधताएँ थी उनको समझने में भी ये हमें हेल्प करती है ये चीज़। तो जो दमनशी है उसमें जो जीवाश्मों का जो एक संग्रह मिला है उसमें, जिसमें तो कई तो लगभग क्या मिले हैं, जो खोपड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, खोपड़ियाँ जो पाई गई हैं, ठीक है, वो शामिल है, जिसके ज़रिए से हम वहाँ की विविधता को समझ सकते हैं। और शोधकर्ताओं को या फिर आर्कोलॉजिस्ट को जो प्रारंभिक होमो जो जनजाति थी, आबादी थी, उसके भीतर उसके अंदर एक विविधता या फिर एक डाइवर्सिटी का भी एक अनुमान पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका से बाहर। ये जो एक विचार था ना, अफ्रीका से बाहर, हम इसी की बात कर रहे हैं। इस विचार को चुनौती देता है। कैसे? जो दमनशी जो जगह है ये जीवाश्मों की प्रारंभिक आयु से तो पता चलता ही है कि होमो प्रजाति ने संभवतः किन चीज़ों को टारगेट किया था। जो मेनली जो फेमस अफ्रीकी होमो इरेक्ट्स के प्रकट होने से पहले जो यूरेशिया में, मतलब इन चीज़ों को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये यूरेशिया में ये जनजाति पाई जाती थी। ठीक है, इससे हुआ क्या था कि जो मानव प्रवास जो पैटर्न के बारे में, मानव प्रवास इसका जो रहने का एक जो पैटर्न था उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इस पैटर्न को समझने की ये एक तरह से परमिशन भी देता है। ठीक, फिर है प्रारंभिक प्रौद्योगिकी और व्यवहार पर अंतर्दृष्टि रखना। ये जो जगह है दमनशी जो है, ये इस स्थल से जो पत्थर के औजार मिले हैं एक तो, ठीक है, पत्थर के औजार, उसके हिसाब से तो आप मतलब कोई भी वहाँ की जानकारी ले ही सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, जो औजार मिले हैं उसे प्रारंभिक मानवों की जो तकनीकी क्षमता थी, टेक्निकल जो उनकी कैपेसिटी थी, और व्यवहार और उनका जो व्यवहार था उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है या फिर उसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं। देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, जो पत्थर के औजार है ना, पत्थर के औजारों से उनकी टेक्निकलिटी कैसे पता चलेगी? पत्थर के औजार को बनाना इतना आसान नहीं होता है। पहले तो उस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले वो विचार दिमाग में आना, ठीक है, कि एक औजार बनाना है। वो जो विचार की जो उत्पत्ति होती है ना दिमाग में, उसी को ही टेक्निकलिटी कहते हैं, कि लोग उस टाइम कितने टेक्निकल थे।
है ना, कि विचार आया कि पत्थर से औजार बनाने, फिर उस एक बेसिक से पत्थर को उसको घिस कर उसको पैना बनाकर किस तरह से वो औजार बनाते थे। और तुम लोगों को ये भी याद होगा जो हिस्ट्री के बच्चे हैं कि जब वो औजार बनाए जाते थे तो कृषि के लिए अलग औजार होते थे, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो शिकार करने के लिए भी जो पत्थर के औजार थे तो वो अलग होते थे। और इसके साथ साथ जो खुदाई के काम करते थे, ठीक है, कृषि में खुदाई हो गया, या घर में जो खाना खाने की या फिर मांस काटने के जो अलग औजार थे। तो यहाँ से ही समझ में आती है कि लोग कितने टेक्निकल थे कि वो सिर्फ पत्थर से ही अलग अलग तरह के औजार बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक प्रौद्योगिकी और व्यवहार पर अंतर्दृष्टि। तो जब हम उनकी टेक्निकलिटी जानते हैं, उन समझ सकते हैं कि वो लोग कितने टेक्निकल थे। इसके साथ साथ उनका जो सामाजिक व्यवहार था, सामाजिक व्यवहार या फिर उनका अपना व्यवहार का मतलब होता है कि वो उनका जीवन जीने का तरीका क्या था, क्या व्यवहार करते थे वो एक दूसरे से, किस तरह का एक सामाजिक संबंध उनके बीच में स्थापित होता था। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एज ऑलवेज निष्कर्ष लिख देना थोड़ा सा। ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो है हमारा 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। देखो टिप्पणियाँ भी आएंगी आपको करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये 3 दी हुई हैं, इसमें से कोई 2 करनी है आपको। ठीक है, नवपाषाण आप कर लेंगे, क्या होता था, फ्लक ब्लेड उपकरण क्या होता है, त्रियुग प्रणाली क्या होती है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके साथ साथ जो पुरातत्व के अनुप्रयोग, फिर है मृत्तिका सिरेमिक टेक्निक, और वृक्ष वलय कालक्रम क्या होता है। तो ये जो टिप्पणियाँ होती हैं ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। चलो हम पहले वाला ही कर लेते हैं। पुरातत्व के अनुप्रयोग। पुरातत्व के अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। ठीक है, पुरातत्व जो होता है ना, हमें अतीत को समझने में हेल्प करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मानव इतिहास, इसको समझने में हमारी हेल्प करता है। सांस्कृतिक विकास हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ जो समाज होता है, उस टाइम का जो समाज का विकास किस तरह का था उसको समझने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ये जो भौतिक अवशेषों की जांच करके भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है अपनी संस्कृति के बारे में। उसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि जो भी अतीत की जो आबादी थी उसका जो दैनिक जीवन था, ठीक है, लोगों का जो दैनिक जीवन था वो किस तरह का था, क्या विश्वास थे उनके, ठीक है, और उनका जो व्यवहार था उसको उजागर करके एक अलग ही जो है दृष्टिकोण प्रदान करता है। पुरातत्व जो होता है वो सांस्कृतिक विरासत को एक तरह से सुरक्षित रखने, उसको संरक्षित करके रखने, और पर्यावरण का जो प्रबंधन है उसके साथ साथ सामाजिक नीतियों के बारे में वर्तमान निर्णय लेने में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब ये जो चीज़ें हम जो पढ़ते हैं ना, जो हम एंशिएंट टाइम का जो हिस्ट्री पढ़ कर आए हैं, उसका जो भी हम इतिहास पढ़ कर आए हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें जितनी भी हमने देखी हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो पुरातत्व हो, चाहे वो दैनिक जीवन हो, अतीत की आबादी हो, जितने भी अवशेष मिले, उनसे उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हम वर्तमान में जो हम निर्णय लेते हैं, ठीक है, वर्तमान में निर्णय लेने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि हम अपनी अतीत की गलतियों से या फिर अतीत में जो भी हुआ है उसी से तो प्रेरणा लेते हैं ना, तभी तो हमारा प्रेजेंट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुप्रयोग कि क्यों ज़रूरी है, क्या होता है। फिर है वृक्ष वलय कालक्रम। यस, नेक्स्ट हमारा वृक्ष वलय कालक्रम मतलब डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, या फिर वृक्ष वलय का काल निर्धारण है। एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हो या विधि है जिसका उपयोग हम करते हैं वृक्ष वलय, या फिर जो वृक्ष होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, उनकी जो वार्षिक वृद्धि है या उनकी जो वार्षिक आयु है उसका पता लगाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका यूज़ करके या इसके निर्माण के जो सटीक कैलेंडर वर्ष बोल सकते हो उसको एक तरह से तिथिबद्ध, ठीक है, तिथिबद्ध किया जा सकता है इसकी हेल्प से। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट है या फिर इसका जो मेन यूज़ है वो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी या फिर वृक्ष, उसकी आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कोई भी लकड़ी या कोई वृक्ष कितना पुराना है। ठीक है, तो एक तो इसके कैसे करेंगे, जो जैसे कि ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो छल्ले होते हैं ना, तुमने देखा होगा ना, पेड़ की अलग अलग परतें होती हैं, तो उनके जो छल्ले होते हैं ना, उनका जैसे ये वलय बनते हैं,
इन वलय की जो चौड़ाई होती है, उनकी जलवायु, उनका जल उपलब्धता और जितने भी अन्य पर्यावरणीय जो स्थितियाँ होती हैं उनके कारकों पर निर्धारित होता है। फिर जैसे क्रॉस डेटिंग हो गया, क्रॉस डेटिंग भी यूज़ करते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में जो विभिन्न वृक्षों के जो छल्लों का जो पैटर्न होता है ना वो अलग अलग होता है। तो जो वृक्ष वलय होता है ये जो वैज्ञानिक होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होता है, एक मास्टर कालक्रम बोल सकते हो, मास्टर काल निर्धारण को स्थापित करते हैं, जिसका उपयोग अलग अलग स्रोतों से लकड़ी, मानो कोई लकड़ी है वो उसकी एक डेट निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फिर है डेटिंग हो गया। डेटिंग से क्या होता है कि किसी भी अज्ञात लकड़ी का जो टुकड़ा अगर मान लो प्राप्त हो गया खोजबीन में, तो उससे तुलना करके जो मास्टर कालक्रम होता है वो निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, पुरातत्व में इसका यूज होता है। और जो अन्य क्षेत्र होते हैं या फिर जितने भी मास्टर कालक्रम होते हैं, वृक्ष वलय का एक जो संदर्भ अनुक्रम होता है ना, जिसका क्रॉस बना दिया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो पेड़ है या कोई वनस्पति है वो कितनी पुरानी है, कैसे है, उसको सीमित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, जो वृक्षों की वृद्धि को तो प्रभावित करती हैं, इसके साथ साथ जो वृक्ष के जो छल्ले होते हैं उसकी चौड़ाई को भी प्रभावित करते हैं। तो वृक्ष वलय कालक्रम को किस तरह से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका हमारा क्वेश्चन पेपर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये मोस्टली रिपीट होते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।